हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा था और इस चैप्टर में हम लोगों ने जो सेक्शन लिया था वो सेक्शन था पराविद्युत पदार्थों से संबंधित। और पराविद्युत पदार्थों में हम ये पढ़ चुके हैं कि पराविद्युत पदार्थ कहते किनको हैं और पराविद्युत पदार्थों के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पराविद्युत पदार्थों से संबंधित कुछ एक टर्म्स पर गौर किया था, जिनमें मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को इसमें पता चलेगा कि पराविद्युत नियतांक क्या होता है, ध्रुवण घनत्व क्या होता है, विद्युत प्रवृत्ति क्या होती है। उसी प्रकार से फिर इन टर्म्स का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, पराविद्युत नियतांक और विद्युत प्रवृत्ति में संबंध को स्थापित करेंगे, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट संबंध है, लगभग परीक्षाओं में वो पूछा जाता है। तो हम लोग पराविद्युत नियतांक की परिभाषा तक कर चुके थे। एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा रिकैप्चुलेट कर देता हूँ कि पराविद्युत नियतांक की क्या परिभाषा थी। मैंने आपको बताया था कि यदि हम लोग किसी पराविद्युत पदार्थ को किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दें तो उस पराविद्युत पदार्थ के कारण निकाय की विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, जिसको हम लोग घटी हुई विद्युत क्षेत्र तीव्रता बोलते हैं। तो मैंने आपको ये परिभाषा बताई थी कि किसी भी पराविद्युत पदार्थ पर आरोपित विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई नोट वेक्टर और उस पराविद्युत पदार्थ के कारण घटी हुई विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई वेक्टर, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको हम लोग बोलते हैं पराविद्युत नियतांक। और इसका सिंबल मैंने आपको बताया था कैपिटल के या एप्सिलॉन आर। ठीक है बात है। तो ये हमारे पास जो डेफिनेशन थी, ये किसकी डेफिनेशन थी हमारे पास है, पराविद्युत नियतांक। किसकी डेफिनेशन थी ये हमारे पास है, पराविद्युत नियतांक। ये बात आप लोग ध्यान में रखें। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग इससे आगे की टर्म से स्टार्ट करते हैं। इससे आगे की जो हमारी टर्म है वो है ध्रुवण घनत्व। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये ध्रुवण घनत्व होता क्या है। तो आपके सामने इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन को आप इसके पढ़ें। बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पराविद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित होने वाला द्विध्रुव आघूर्ण। तो परिभाषा से अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये एक बाहरी विद्युत क्षेत्र है जो हमने इस डायरेक्शन में लगा रखा है ई नोट वेक्टर, और इसके अंदर पराविद्युत पदार्थ की एक पट्टिका पड़ी हुई है जिसका काट क्षेत्रफल तो कितना है हमारे पास ए है, और इसकी जो मोटाई है या जो इसकी चौड़ाई है वो हमारे पास कितनी है, डी है। तो आपको पता है कि जब हम आरोपित विद्युत क्षेत्र में इसको रखेंगे तो इस माइनस के कारण इस सिरे पर तो कौन सा आवेश आ जाएगा, प्रेरित हो जाएगा, प्लस आवेश, और इस सिरे पर कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा, माइनस आवेश प्रेरित हो जाएगा, जिनका परिमाण एक दूसरे की क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है बात। और इस पराविद्युत पदार्थ के अंदर इधर साइड प्लस और इधर साइड माइनस प्रेरित हो जाने के कारण इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण क्या होंगे, प्रेरित होंगे। क्या चीज़ प्रेरित होंगे इसके अंदर, द्विध्रुव आघूर्ण। उनको हम लोगों ने क्या बोल दिया, पी आई। आई का मतलब इंग्लिश में होता है इंड्यूस्ड। आई का मतलब क्या होता है, इंड्यूस्ड मतलब होता है, इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित। तो आप लोगों को पता है कि इस पट्टिका में प्रेरित होने वाला द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, पी आई है। तो अब आप थोड़ा परिभाषा पर गौर करें। परिभाषा हमारी क्या है कि पराविद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में, पराविद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित होने वाला द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैं इसको ऐसे फॉर्मुलेट करूंगा, ऐसे इसको लिखा जाएगा। एकांक आयतन है तो एकांक आयतन, आयतन को लिख दिया हम लोगों ने भाग में, और एकांक आयतन में प्रेरित होने वाला द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण का रहा ऊपर। अब आपको पता है कि द्विध्रुव आघूर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, क्यू इंटू आवेशों के बीच की दूरी डी। अब देखो आप लोग, क्यू तो मतलब कौन सा होगा, प्रेरित आवेश होगा जो इसकी पट्टिका पर प्रेरित हुआ है, क्यू आई से रिप्रेजेंट कर दिया। और इस प्लस और इस माइनस के बीच में कितनी डिस्टेंस ले सकते हैं, हमने डी डिस्टेंस ले रखी है। तो द्विध्रुव आघूर्ण को पी आई को हम लोगों ने कितना लिख दिया, क्यू आई इंटू डी, क्यू आई इंटू डी। और डिवाइड में क्या करना था, आयतन। तो आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन निकालने के लिए हमने इसका जो क्षेत्रफल था पट्टिका का उसको इसकी मोटाई से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो आयतन हो गया ए इंटू डी, जिस कारण डी से डी क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो बच्चा क्यू बटा में ए, क्यू आई बटा में ए, मतलब प्रेरित आवेश और वो भी एकांक क्षेत्रफल का। इसको हम लोग सिग्मा आई बोलते हैं, यानी कि प्रेरित आवेश घनत्व बोलते हैं। ठीक है। ये जो क्यू बटा ए मिला है इसको हम लोगों ने सिग्मा आई लिख दिया। सिग्मा आई का मतलब होता है प्रेरित आवेश घनत्व।
अब आप देख सकते हो कि जो ध्रुवण घनत्व है वो एक्चुअल में किसके बराबर आ रहे हैं हमारे पास है, आवेश घनत्व के बराबर आ रहे हैं। तो हम लोगों ने इसका जो मात्रक बना लिया वो बना लिया कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि देखो ऊपर तो क्या हुआ है मतलब कूलाम है और नीचे एरिया बचा, तो एरिया किसमें होता है मीटर स्क्वायर में, तो मात्रक इसका क्या रहेगा कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़े, दूसरी हमारी टर्म है विद्युत प्रवृत्ति। कौन सी टर्म है हमारे पास है, विद्युत प्रवृत्ति। अब देखें कि विद्युत प्रवृत्ति होती क्या है। तो पराविद्युत पदार्थ का जो ध्रुवण घनत्व है, जो पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण घनत्व है मतलब इसके एकांक आयतन में प्रेरित होने वाला द्विध्रुव आवरण है, वो घटी हुई विद्युत क्षेत्र तीव्रता के समानुपाती होता है। मतलब जो ध्रुवण घनत्व है P वो घटी हुई विद्युत क्षेत्र तीव्रता E के क्या समानुपाती है। तो जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर दो नियतांक आएंगे, एक तो आएगा एप्सिलॉन नॉट जिसको आप जानते हो निर्वात की विद्युतशीलता, और एक आएगा ये बड़ा सा x, इसको काई बोलते हैं, और इसी काई को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत प्रवृत्ति भी बोलते हैं। ठीक है बात है। तो इसकी यही परिभाषा है कि जो पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण घनत्व है वो विद्युत क्षेत्र तीव्रता, वो भी कौन से वाली घटी हुई विद्युत क्षेत्र तीव्रता के समानुपाती होता है। वहाँ से हमें जो नियतांक मिलता है उस नियतांक को ही क्या बोलते हैं, विद्युत प्रवृत्ति बोलते हैं। और ये माध्यम का गुण होता है जो ये बताता है कि वो पर्टिकुलर माध्यम विद्युत क्षेत्र के प्रति कितना संवेदनशील है। ठीक है, और आप इसका मात्रक बना के देख लें तो मात्रकहीन राशि आएगी विद्युत प्रवृत्ति। विद्युत प्रवृत्ति का ये लिखा हुआ है मैंने मात्रकहीन, कौन है ये मात्रकहीन, विद्युत प्रवृत्ति। विद्युत प्रवृत्ति मात्रकहीन होती है। ओके, उसके बाद हम लोग एक इम्पोर्टेंट रिलेशन पर चलते हैं, संबंध पर चलते हैं, पराविद्युत नियतांक में और विद्युत प्रवृत्ति में संबंध। मतलब किस में अंदर संबंध चाहिए अपने को, के में और काई में, के में और काई में संबंध चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारा एक रिलेशन हम लोग याद करते हैं घटी हुई विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। ठीक है, यहाँ से आपको ये स्टार्ट करना है। घटी हुई विद्युत क्षेत्र तीव्रता इसके बराबर होती है ई वेक्टर बराबर ई नॉट वेक्टर माइनस ई पी वेक्टर। ई नॉट वेक्टर तो है जो हमने आरोपित किया है, और ई पी है जो आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में और पराविद्युत पदार्थ के अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। अब ई पी प्रेरित विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, क्या चीज़ है ये, प्रेरित विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट गाउस के नियम से। और सिग्मा कौन सा आएगा, प्रेरित वाला, यानी कि सिग्मा आई। और आपको पता है कि जो सिग्मा आई है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा आई बराबर होता है पी वेक्टर के। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको ई पी को किसके बराबर लिख दिया, पी वेक्टर बटा में एप्सिलॉन नॉट के बराबर लिख दिया। ठीक है जी, और ये इसका मान उठा के इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास ये मिला, ई बराबर ई नॉट वेक्टर माइनस पी वेक्टर बटा एप्सिलॉन नॉट। और पी वेक्टर आपको पता है कि इसके बराबर होता है, अभी पीछे डेफिनेशन में पढ़ा हमने, उसकी वैल्यू को यहाँ पर हमने पुट कर दिया। और इस माइनस वाले को दूसरे साइड ले गए तो प्लस का हो गया, और उनमें से ई वेक्टर कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचा 1 प्लस काई बराबर बचा ई नॉट वेक्टर। और फिर हमने क्या किया, ई वेक्टर को ई नॉट वेक्टर के डिवाइड में लेकर के चले गए, और उसको हम लोग बोलते हैं की, क्योंकि आपको शुरुआत में बताया था कि जो आरोपित विद्युत क्षेत्र तीव्रता है और घटी हुई विद्युत क्षेत्र तीव्रता है उनका अनुपात किसके बराबर होता है, के के बराबर। तो के या प्लस एप्सिलॉन आर किसके बराबर मिला अपने को, 1 प्लस काई के बराबर मिल गया। ठीक है ना, ये हमारा था आज का रिलेशन और आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पराविद्युत नियतांक क्या होता है। तो वो मैंने आपको बताया था कि आरोपित विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई नॉट और घटी हुई विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई का अनुपात होता है। फिर हमने पढ़ा कि ध्रुवण घनत्व क्या चीज़ है। तो ध्रुवण घनत्व होता है कि बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पराविद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में कितना द्विध्रुव आवरण प्रेरित हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवण घनत्व बोलते हैं। और वो अपने को मिला सिग्मा आई यानी कि प्रेरित आवेश घनत्व के बराबर। फिर हमने ये समझा कि विद्युत प्रवृत्ति क्या होती है। तो विद्युत प्रवृत्ति को डिफाइन करने के लिए हमने क्या कहा कि पराविद्युत पदार्थ का जो ध्रुवण घनत्व है वो घटी हुई विद्युत क्षेत्र तीव्रता के समानुपाती होता है, जिस कारण जो नियतांक आएगा वो नियतांक क्या कहलाएगा, हमारे पास विद्युत प्रवृत्ति। और विद्युत प्रवृत्ति माध्यम का एक क्या होती है, गुण होती है, जो हमें ये बताती है कि वो माध्यम विद्युत क्षेत्र तीव्रता के प्रति कितना संवेदनशील होगा। फिर हमारे पास लास्ट में क्या था कि पराविद्युत नियतांक और विद्युत प्रवृत्ति यानी कि के और काई के अंदर क्या था, संबंध स्थापित करना था। तो हमने इस संबंध को स्टार्ट किया घटी हुई विद्युत क्षेत्र तीव्रता के समीकरण के साथ।
इसमें जो ईपी था वो था प्रेरित विद्युत क्षेत्र, जिसका मान होता है सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा प्रेरित आवेश घनत्व होता है, और प्रेरित आवेश घनत्व हमारे को ध्रुवण घनत्व के बराबर प्राप्त होता है, तो पी वेक्टर बटा एप्सिलॉन नॉट। ये मान हमने इस इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर दिया, तो ये टर्म बनी। इस टर्म में हमने क्या किया, पी वेक्टर को ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये प्रतिस्थापित कर दिया, और इसको रीअरेंज करके थोड़ा सा पुनर्स्थापित करके हमने के को किसके बराबर प्रूफ कर दिया, 1 प्लस काई के बराबर प्रूफ कर दिया। तो यही संबंध होता है के बराबर 1 प्लस काई विद्युत प्रवृत्ति में और विद्युत पराविद्युत नियतांक में। ठीक है भाई, तो बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।